जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, हमारी एसएससी सीजीएल टीयर 2 सीरीज का ये दूसरा वीक है और इस वीक के लिए बच्चों आपका सीक्वेंस सेम रहेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बच्चों जनरल स्टडीज, क्वांट और इंग्लिश की क्लास रहेगी और सेम सीक्वेंस बच्चों फॉलो होगा अगले 3 दिन यानी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे के लिए। याद रखिए बच्चों, बीच में न्यू ईयर आ रहा है बट हम आपके लिए वीडियोज लेकर आते रहेंगे बच्चों। न्यू ईयर की कोई छुट्टी नहीं होगी, वीडियो अपडेट आपको बच्चों टाइम पर मिल जाएगी। साथ के साथ बच्चों अंकु सर और निकुंज सर बच्चों इंग्लिश और क्वांट की वीडियोस भी डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, आप उनको भी देखिए। और सीजीएल टीयर 2 में इंग्लिश और क्वांट के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए वीडियोस। तो आज बच्चों हम फॉलो करेंगे पॉलिटी की क्लास 3 को। तो बच्चों पिछली कुछ क्लासेस में हमने बच्चों 50 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करे थे। आज बच्चों हम नेक्स्ट करेंगे। आज के दिन हमारा जो प्राइम बच्चों फोकस रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज दैट पॉलिसीज लाइक रिजर्वेशन इज नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट ऑफ इक्वालिटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा ऐसा आर्टिकल ये बोलता है कि रिजर्वेशन जो है वो वायलेशन नहीं है राइट ऑफ इक्वालिटी का। तो ऑप्शन है आर्टिकल 16 क्लोज 4, आर्टिकल 15 क्लोज 2, आर्टिकल 14 क्लोज 1, आर्टिकल 21। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले राइट ऑफ इक्वालिटी की बात हो रही है। आर्टिकल 21 राइट ऑफ इक्वालिटी के अंदर आता ही नहीं, ये राइट ऑफ फ्रीडम का पार्ट है। फिर बच्चों बात करते हैं आर्टिकल 16, 14 का। अब आर्टिकल 14 बेसिकली है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये भी बच्चों इस चीज की कुछ बात नहीं करता। बचे दो बच्चों, आर्टिकल 16 क्लोज 4, आर्टिकल 15 क्लोज 2। आर्टिकल 15 क्लोज 2 जो है बच्चों ये बोलता है कि किसी भी ऐसी जगह बच्चों जहां पे पब्लिकली बच्चों कोई चीज पब्लिक के लिए बनी है, कोई कुआं है, कोई सड़क है या कोई पार्क वगैरह है, उस पे बच्चों किसी को भी जाने की पाबंदी नहीं होगी, सब बच्चों वहां पे जा सकते हैं। तो आर्टिकल 15 क्लोज 2 भी नहीं है, तो ऑप्शन बची आर्टिकल 16 क्लोज 4। तो आर्टिकल 16 क्लोज 4 में लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन राइट ऑफ इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता है बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4A है उसके अंदर एक ही आर्टिकल है बच्चों, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में डिस्कस किया गया है फंडामेंटल ड्यूटी को, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास बच्चों 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पहली ऑप्शन है टू डेवलप स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म, टू डेवलप ह्यूमनिज्म, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ हार्मनी। अब देखिए बच्चों, ये एकदम से पर्टिकुलर बच्चों उन्होंने प्रॉपर वर्डिंग उठा रखी है। तो ऐसे केस में बच्चों आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए क्या क्या है। जैसे अगर आप बच्चों फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें लिखा हुआ है कि टू डेवलप स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म, ये ठीक है। टू डेवलप ह्यूमनिज्म, ये भी ठीक है। टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये भी ठीक है। बट बच्चों टू डेवलप स्पिरिट ऑफ हार्मनी नहीं है, टू प्रमोट हार्मनी है। तो याद रखिए बच्चों, क्योंकि एग्जैक्ट इसमें पर्टिकुलर वर्ड्स ही लिखे हुए हैं, तो आपका आंसर होगा डी, क्योंकि ये टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ हार्मनी नहीं है, ये टू प्रमोट हार्मनी है। ठीक है, तो आंसर होगा बच्चों डी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, व्हाट इज द एम ऑफ फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं उसका मेन एम क्या है बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 का पार्ट है, और इसके अंदर बच्चों पार्ट 3 में हमारे पास आर्टिकल काफी सारे हैं बच्चों। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक सारे फंडामेंटल जो है वो हमारे पास राइट्स के बारे में है। ठीक है, तो इसमें बच्चों आप याद रखिए आपके पास 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं। तो पेपर में कई बार आता है कि कितने टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट है, 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट है। तो बेसिकली इसमें आपसे पूछ रखा है कि फंडामेंटल राइट जो है उनका बेसिक एम क्या है। वेलफेयर स्टेट बनाना, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक जस्टिस या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो आंसर होगा बच्चों पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, क्योंकि वेलफेयर स्टेट जो है वो बेसिकली बच्चों डीपीएसपी के लिए यूज किया जाता है, और इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस जो है बच्चों ये भी हम बेसिकली डीपीएसपी से देने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस तो है ही नहीं बच्चों भारत में, तो इसलिए आंसर होगा बच्चों डी, टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट बच्चों, ये भी फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। बच्चों तो फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है। ठीक है,
दो आर्टिकल हैं, इनको बोलते हैं कल्चरल एजुकेशन राइट्स। इनका मेन पर्पस क्या है? तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, टू प्रोटेक्ट द मेजोरिटी कम्युनिटी और टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के लिए आर्टिकल हैं बच्चों 23 एंड 24, तो ऑब्वियसली एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं होगा। उसके अलावा मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए क्या प्रोटेक्शन की जरूरत है? उनको तो जरूरत ही नहीं है। टू प्रमोट अ पर्टिकुलर रिलीजन, बच्चों भारत में किसी रिलीजन को सरकार प्रमोट नहीं करती क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो आंसर होगा बच्चों बी, टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। और आपको जब आप पढ़ते हैं बच्चों आर्टिकल 29 और 30 को, आपको पता होगा कि ये बेसिकली माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ही दोनों के दोनों आर्टिकल बने हुए हैं। तो आर्टिकल 29 और 30 बने किसके लिए? माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। तो अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, वरना अगर आप बच्चों थोड़ी बेसिक सेंस लगाओगे तो भी बच्चों क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो दोबारा बच्चों फंडामेंटल ड्यूटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन है बच्चों, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, और प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट। तो ये तो बच्चों है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था कि टू प्रमोट हार्मनी होता है, ना कि टू स्पिरिट ऑफ हार्मनी होता है। तो प्रमोट हार्मनी तो यस है। इंडिया की सोवरेनिटी को मेंटेन करना और बचाना ये भी है बच्चों। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी भी है, एग्जैक्ट वर्डिंग ये नहीं है, बट बच्चों ये भी है। तो आंसर होगा बच्चों ये प्रोटेक्टिंग मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि ये बेसिकली डीपीएसपी का बच्चों पार्ट है। तो प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स जो है याद रखिए वो डीपीएसपी के अंदर हम पढ़ते हैं, तो आंसर होगा बच्चों प्रोटेक्टिंग मॉन्यूमेंट्स बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, हम सबको पता है बच्चों हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, और ये हुआ करता था बच्चों आर्टिकल 31 का पार्ट। तो आर्टिकल 31 को बच्चों 44th अमेंडमेंट एक्ट से गायब कर दिया गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में बच्चों ये भारत के लोगों से इस अमेंडमेंट एक्ट से बच्चों ये छीन लिया गया और आर्टिकल 31 को बच्चों रिमूव कर दिया गया था। तो क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन राइट टू प्रॉपर्टी वाज स्क्रैप्ड एज अ फंडामेंटल राइट। तो जब राइट टू प्रॉपर्टी को स्क्रैप यानी हटाया गया तो 1978 में ये चीज हुई। तो 1978 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो देखिए इंदिरा गांधी तो बच्चों ऑब्वियसली नहीं थी, क्योंकि 77 में जब इमरजेंसी खत्म हुई थी तो इनको हटा दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू की उस टाइम तक बच्चों डेथ हो चुकी थी। चौधरी चरण सिंह उसके बच्चों बाद में बनेंगे, तो आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बच्चों 1977 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे, और पहली बार बच्चों एक नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बना था, यानी वो प्राइम मिनिस्टर जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करता, जिनका नाम था मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के टाइम में ही बच्चों राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट राइट टू रिलीजन इन इंडिया। रिलीजन के जो राइट्स बच्चों आपको मिले हुए हैं उनमें से कौन सा इनमें नहीं है? अ पर्सन में चूज एनी रिलीजन और में चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, बिल्कुल सही है। अच्छा, राइट टू रिलीजन जो है बेसिकली बच्चों ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक दिए गए, 25, 26, 27, 28 बच्चों, ठीक है। तो उसमें पहला तो है आर्टिकल जो है 25 में है कि आप कोई भी रिलीजन जो है वो चूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एवरीवन इज फ्री टू चूज अ रिलीजन, प्रैक्टिस दैट रिलीजन, बिल्कुल सही बच्चों, सबको अपनी मर्जी है, कोई भी रिलीजन चूज करो, प्रैक्टिस करो। फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट अ रिलीजन, ये भी है बच्चों कि आप अपना सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो और फैला सकते हो। फ्रीडम ऑफ फॉर फोर्सिबल कन्वर्जन, जबरदस्त धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन बच्चों ये अलाउड नहीं है, तो आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दैट फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली मेंट फॉर इंडियन सिटीजन नॉट फॉर दी फॉरेनर्स। तो बच्चों फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए होती है, फॉरेनर्स के लिए नहीं होती। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? अभी बच्चों एक चीज याद रखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था कि फंडामेंटल ड्यूटी के लिए एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। तो अगर आप तुक्का भी मारना चाहो तो भी आंसर क्या होगा? आर्टिकल 51A होगा, क्योंकि बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनके लिए सिर्फ एक ही आर्टिकल है बच्चों, वो है आर्टिकल 51A। लेकिन अगर आप आर्टिकल 51A पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, तो इसका मतलब सिर्फ सिटीजन है, उसमें बच्चों और कोई नहीं लिखा हुआ। तो इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फॉलो, फिर बच्चों 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो आंसर होगा आर्टिकल 51A। नेक्स्ट है बच्चों
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ राइट टू फ्रीडम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बच्चों फंडामेंटल राइट में कैटेगरी है राइट टू फ्रीडम, जिसके अंदर बच्चों आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आते हैं। तो इसमें पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी जो है वो राइट टू फ्रीडम का एक टाइप नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है बच्चों फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 में। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये भी है बच्चों, ये भी आर्टिकल 21 में है। फ्रीडम ऑफ आर्म्ड असेंबली बच्चों, ये बच्चों हमारा आंसर होगा, क्योंकि आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि आपके पास राइट टू फ्रीडम है, ऑफ असेंबली है बच्चों। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली है बट पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के साथ। तो आर्म्ड असेंबली भारत में अलाउड नहीं है, तो आंसर होगा बच्चों सी। नेक्स्ट है बच्चों, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल अ मनी बिल नॉट टू बी इंट्रोड्यूस इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बच्चों देखिए, स्टेट के अंदर बच्चों जब आप स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ते हो, हमने बच्चों ये पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास दो हाउस होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम सब विधानसभा बोलते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधान परिषद बोलते हैं ना। स्टेट के अंदर दो बच्चों हाउस होते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा बच्चों हमारे सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट में है। तो इसमें यह पूछा हुआ है कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि जो मनी बिल है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं आएगा। तो स्टेट लेजिस्लेचर में जब भी मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं आएगा, वो आएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो बच्चों अगर आप स्टेट की लेजिस्लेचर को कभी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा स्टेट लेजिस्लेचर के लिए आर्टिकल 169 से आर्टिकल 212 है, ठीक है। तो 169 से आर्टिकल 212 है। तो बड़ी ओबीसी बात है, अगर लेजिस्लेटिव से रिलेटिव, स्टेट की लेजिस्लेटिव से रिलेटिव कोई आर्टिकल पूछा जाएगा तो जनरली इसके बीच में होगा। तो आर्टिकल 333 माइनस हो जाएगा, 451 भी खत्म हो जाएगा। दो बचे बच्चों, आर्टिकल 198 और 189। आंसर है बच्चों आर्टिकल 198। आर्टिकल 198 में लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिए, ए और सी आप एलिमिनेट कर सकते हो बच्चों। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर भी नहीं पता तो आप बी और डी के ऑप्शन में से किसी पे भी तुक्का मार सकते हो, लेकिन याद रखिए तुक्का जनरली अवॉइड करना चाहिए। बट अगर जरूरत पड़े तो दो ऑप्शन पे बच्चों आप तुक्का मार सकते हो, बी और डी इसमें होंगी, लेकिन एग्जैक्ट आंसर याद रखिए बच्चों 198 है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, हमें पता है बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी ऐसी चीजें हैं जो हमने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो कर रखी हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है या जो कंसेप्ट है बच्चों, वो हमने कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है बच्चों? साउथ अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? आंसर है बच्चों साउथ अफ्रीका। तो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है बच्चों वो बोरो किया है, कॉपी किया है। तो आंसर है बच्चों साउथ अफ्रीका। ये जो बच्चों है ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है उसके अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव के प्रोविजंस हैं? तो हमें पता है बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 अलग अलग पार्ट्स हैं। पार्ट 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6 ऐसे करके, और सारे बच्चों रोमन न्यूमरल्स में लिखे जाते हैं। तो बच्चों हमें बताने कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के लिए कौन कौन सा है? पार्ट 5, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6। पार्ट 3 बच्चों याद रखिए फंडामेंटल राइट्स का है, तो ये तो नहीं होगा। पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी का है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चों बी और सी तो माइनस हो गए, बचा पार्ट 5 और पार्ट 6। आंसर है बच्चों पार्ट 5। पार्ट 5 का लेना देना है बच्चों यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी इसमें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की बात है। पार्ट 6 का लेना देना है बच्चों यूनियन लेजिस्लेचर, यानी इसमें बच्चों पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है, यानी यूनियन लेजिस्लेचर बच्चों, ठीक है। तो वो पार्ट 6 का पार्ट है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, हु होल्ड द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफरिंग जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट? ये बेसिकली बच्चों जुडिशरी का क्वेश्चन है कि इनमें से किसके पास पावर है बच्चों कि वो
हाई कोर्ट के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बच्चों लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो नहीं होगा। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ये तो दोनों सेम ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली बच्चों ये सेम दे रखी है, तो इसमें नहीं होगा। आंसर होगा बच्चों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बच्चों तो याद रखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट करते हैं और उन्हीं के पास पावर होती है कि वो बच्चों एक जज का एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। कंस्टिट्यूएंसी होती है बच्चों जहां पे एक एमएलए या एक एमपी खड़ा होता है। तो क्योंकि हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं तो स्टेट में एमएलए होते हैं, तो कंस्टिट्यूएंसी बोले तो एक बच्चों एरिया जहां से एक एमएलए बनेगा। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वो स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी यानी सबसे ज्यादा एमएलए है। बच्चों राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं बच्चों आप लोग इस पे बड़े इजीली आंसर लगा सकते हैं। आंसर होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि बच्चों भारत में किसी स्टेट में कितने एमएलए होंगे ये डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ज्यादा एमएलए। तो क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है तो एमएलए सबसे ज्यादा होंगे। यूपी में बच्चों इस टाइम 403 एमएलए बनते हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्टी। बच्चों इनमें से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अब देखिए बच्चों ये नेशनल पार्टी कोई ऐसा मतलब नहीं है कि नॉर्मल रूटीन में आपसे पूछ रहे हैं। बेसिकली हमारी पॉलिटी में नेशनल पार्टी एक पर्टिकुलर स्टेटस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ पार्टीज को देता है, और कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बनती है कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करके। जैसे बच्चों पहली कंडीशन है मस्ट बी अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। तो उसको बच्चों स्टेट पार्टी होना पड़ेगा 4 स्टेट में। या दूसरी है बच्चों मस्ट विन 2% सीट्स इन लोकसभा। तो लोकसभा में बच्चों 2% सीट जीत ले फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स। 3 अलग अलग स्टेटों में मिला के टोटल 2% से ज्यादा सीट जीत ले। उसके अलावा 2-3 कंडीशन और हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बच्चों ये एक स्टेटस देता है। ये बेसिकली बच्चों एक स्टेटस है। और अभी इंडिया में 6 नेशनल पार्टी हैं बच्चों। उनके नाम हैं बच्चों बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM। तो बच्चों ये 6 ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास ये बच्चों नेशनल पार्टी का स्टेटस है अभी। ठीक है, तो ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ऑब्वियसली आंसर होगा बच्चों नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस बच्चों जम्मू कश्मीर की पार्टी है जिनकी अभी भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है। ठीक है, तो याद रखिए नेशनल पार्टी एक स्टेटस है बच्चों जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत की अलग अलग पार्टियों को देता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSPs आर लार्जली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। तो DPSP के लिए बच्चों हमें पता है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है, और DPSP बच्चों पार्ट 4 का पार्ट है। इनके अंदर बच्चों अलग अलग DPSP हैं, और फिलोसॉफी के बेस पे हमने अपने जो DPSP हैं उनको बच्चों 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है। तो बच्चों जब आप DPSP पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि पहली कैटेगरी है जो है वह सोशो इकोनॉमिक या सोशलिस्टिक, दूसरी होती है बच्चों गांधीयन प्रिंसिपल्स या गांधीयन DPSP, और फोर्थ होते हैं बच्चों लिबरल DPSP। तो लिबरल, सोशलिस्टिक, ऑथोरिटेटिव और गांधीयन ये आपकी ऑप्शन है। ओब्वियसली बच्चों आंसर सी होगा, क्योंकि बच्चों ये सोशो इकोनॉमिक, गांधीयन और लिबरल होते हैं। तो याद रखिए ऑथोरिटेटिव जो है बच्चों किसी तरह की कोई कैटेगरी नहीं है DPSP में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। एक और क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्व वायलेंस, बिल्कुल ठीक है, ये तो है। चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, ये भी बिल्कुल ठीक है। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। आंसर होगा सी बच्चों, एक्सरसाइज अडल्ट फ्रेंचाइज। एक्सरसाइज अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है बेसिकली बच्चों वोट दो। तो बच्चों वोट देना फंडामेंटल ड्यूटी भारत में नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों, सी होगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटी का क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा आर्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज दैट डबल जेपर्डी which say that no person shall be prosecuted or punished for the same offense more than once। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल डबल जेपर्डी के बारे में बोलता है? डबल जेपर्डी का मतलब है कि आपको सेम ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस आएगा बच्चों, कि आपको सेम ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन है बच्चों आर्टिकल 21 क्लोज 2, आर्टिकल 19 क्लोज 1, आर्टिकल 20 क्लोज 2, आर्टिकल 22 क्लोज 2। तो अगर बच्चों आपने ये फंडामेंटल राइट में पढ़ रखा है तो आपको पता होगा आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है नो डबल जेपर्डी, यानी कि एक आदमी को एक जुर्म की 2 बार सजा नहीं मिलेगी, एक ही बार सजा मिलेगी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच कमेटी हैज सजेस्टेड अ पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। कि इनमें से कौन सी कमेटी ने यह कहा था कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो ना करे तो उसको पेनल्टी या उसके ऊपर कुछ पनिशमेंट लगे। ऑप्शन है इंदिरा गांधी कमेटी, मोरारजी देसाई कमेटी, वर्मा कमेटी या स्वर्ण सिंह कमेटी। अब याद रखिए बच्चों, ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, और इनको ऐड करने की रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी ने दी थी? तो बच्चों आपको कमेटी का नाम याद रखना है, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 1976 में ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर लो। उसी कमेटी में ये भी चीज कही गई कि अगर कोई नहीं पूरी करता अपनी फंडामेंटल ड्यूटी तो उसके ऊपर पेनल्टी या उसको कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो आंसर होगा बच्चों स्वर्ण सिंह कमेटी, कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही ये कहा कि आप फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर लीजिए, और स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही यही कहा कि अगर कोई अपनी फंडामेंटल ड्यूटी ना करे तो उसके ऊपर कोई पनिशमेंट हो। तो आंसर होगा बच्चों स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग बोलते हैं बच्चों हम शॉर्ट फॉर्म में। कैग इज अ 2 मेंबर बॉडी, 3 मेंबर बॉडी, सिंगल मेंबर बॉडी, 6 मेंबर बॉडी। तो आपको पता होगा बच्चों कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चलिए जी ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसके लिए आर्टिकल भी होगा, इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में पढ़ते हैं कि कैग एक सिंगल मेंबर बॉडी है और एक सिंगल आदमी होता है जिसको हम कैग बोलते हैं। तो आंसर होगा बच्चों सिंगल मेंबर बॉडी। और अभी जो इंडिया के कैग हैं वो है के मूर्ति बच्चों, ठीक है। अभी जो इंडिया के प्रेजेंट कैग हैं उनका नाम है के मूर्ति। पिछले महीने नवंबर में बच्चों उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। फिर बच्चों बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके चेयरमैन की जो टेन्योर होती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन की जो टेन्योर है, यानी चेयरमैन कितने जितने साल के लिए रहते हो कितने साल के लिए रहेंगे? 3 साल, 5 साल, 6 साल और 4 साल। आंसर है बच्चों 3 साल। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो बच्चों 3 साल और टिल 70 ईयर्स ऑफ एज तक होते हैं। तो सपोज कीजिए मैक्स टेन्योर 3 साल की है, लेकिन अगर आप 68 के लगे थे तो आप 2 साल के बाद रिटायर हो जाओगे। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन 3 साल या टिल 70 ईयर्स ऑफ एज बच्चों, जो उनकी रिटायरमेंट एज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन कम आते हैं बट कभी कभी बच्चों आ जाते हैं। जैसे इसमें पूछ रखा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एज एन अंपायर इन ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग फेडरल मैटर, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ रिट, बिल्कुल बच्चों हमने पढ़ रखा है तो ये बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बच्चों यहां गलत है क्योंकि ये आर्टिकल 126 करता है। आर्टिकल 129 बेसिकली बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड।
तो ये बच्चों गलत है। और एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो अपॉइंटमेंट है बच्चों वो प्रेसिडेंट करता है। तो बच्चों 3rd और 4 जो है वो गलत है, तो हमारा आंसर होगा बच्चों सी 3 एंड 4। अगर बच्चों आपको ऊपर वाली 2 नहीं भी आ रही ना, फिर भी आप कर सकते हो, क्योंकि देखो ये तो बिल्कुल बच्चों सिंपल सी चीज है। जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हो तो आप ये जरूर पढ़ते हो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो बच्चों 4 गलत हो गया, तो अब आंसर या तो डी होगा या सी होगा। लेकिन अगर आपको पता हो आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो बच्चों ऑब्वियसली डी वाली ऑप्शन गायब होकर सी वाली ऑप्शन रह जाएगी। नेक्स्ट बच्चों, इसमें पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बच्चों ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 है। तो इसमें पूछा गया कि जो फर्स्ट चेयरमैन था वो कौन था, तो आंसर है बच्चों केसी नियोगी। केसी नियोगी को 1951 में जो है बच्चों भारत की जो पहली फाइनेंस कमीशन थी उसका चेयरमैन बनाया गया था। अगर आपसे कोई पूछ ले अभी कौन है प्रेजेंट चेयरमैन, तो अभी बच्चों 16वीं फाइनेंस कमीशन है, उसके जो चेयरमैन का नाम है बच्चों, उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। बच्चों नाम याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया बच्चों। बट फर्स्ट के कौन थे, केसी नियोगी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है या हाई कोर्ट का जो जज है उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो पार्लियामेंट उनको रिमूव कर सकती है, ये हमें पता है, बट कैसे, क्या सिंपल मेजोरिटी से करेगी या सिंपल और 2/3 मेजोरिटी से करेगी, स्पेशल मेजोरिटी से या 2/3 मेजोरिटी से। तो अगर हम बच्चों सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते हैं या हाई कोर्ट को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को रिमूव कर सकती है विद स्पेशल मेजोरिटी बच्चों। तो आंसर होगा स्पेशल मेजोरिटी। हालांकि स्पेशल मेजोरिटी में होता 2/3 मेजोरिटी ही है, बट 2/3 भी 2 टाइप की होती है बच्चों, क्योंकि इसमें क्लियर मेंशन नहीं है। बट स्पेशल मेजोरिटी जनरली क्लियर मेंशन होता है, क्लियर पढ़ते हैं हम, तो इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों, स्पेशल मेजोरिटी होगा। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिश्ड प्रिवी पर्सन प्रिविलेज फॉर फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब बच्चों देखिए, भारत में जब ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल था ना, उन्होंने भारत के अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट है यानी राजा महाराजा जहां राज करते थे उनको प्रिंसली स्टेट बोला जाता था, उनके साथ डील कर रखी थी। उसके बदले क्या करते थे, गोरे उनको बच्चों पैसे दिया करते थे। अब जब भारत आजाद हुआ ना, तो भारत में प्रिंसली स्टेट तभी ऐड हुए जब उन्होंने कहा कि आप हमें पैसे देने कंटिन्यू रखोगे। तो जब भारत आजाद हुआ वो प्रिंसली स्टेट इंडिया का पार्ट बने, बट इंडिया उनको हर साल पैसे देता था बच्चों। अब जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे उनको 5,000 रुपए साल में मिलते थे। कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जिनको बच्चों 1 लाख 2 लाख ऐसे मिला करते थे ईयरली। और आप कहोगे सर 1-2 लाख तो थोड़े होते हैं बच्चों, लेकिन आज से देखिए कितने साल, 50 60 70 80 साल पहले की बात है, तो 1 लाख बहुत होते होंगे उस टाइम भी। बट हुआ क्या बच्चों, ये बेसिकली भारत सरकार के ऊपर बर्डन क्रिएट हो रहा था कि एक तो भारत के लोगों में गरीबी है, भारत में खाने की दिक्कत है, भारत में एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर बहुत कमजोर है। एक हम राजाओं महाराजाओं को पैसे दे रहे हैं, वो क्यों, ताकि वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। तो भारत सरकार ने कहा नहीं भाई, हम तो मना कर रहे हैं, अब से पैसे देने बंद, और जो भी प्रिविलेज सरकार आपको देती थी हम वो मना कर रहे हैं। तो इसके लिए भारत में बच्चों एक अमेंडमेंट आया। इंदिरा गांधी ने ये बच्चों कोशिश शुरू करी और इंदिरा गांधी के टाइम में ये अमेंडमेंट आया। आपको बताना कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवी पर्स और प्रिविलेज जो है ये कब बंद हुआ था, कौन से एक्ट से। 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971, 28th अमेंडमेंट एक्ट 1972, ये 27th अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो बच्चों इसमें तुक्का बिल्कुल नहीं चल सकता, अगर आपको एग्जैक्ट पता है तभी आंसर लगेगा। और आंसर है बच्चों 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक और कमाल की चीज, जब बच्चों ये हुआ ना प्रिवी पर्स बंद हो गया, तो बहुत सारे राजाओं महाराजाओं ने बच्चों इसके खिलाफ आवाज उठाई कि ये गलत है। और बाद में उनको लगा कि यार अब तो हमें पार्लियामेंट में या एमएलए या एमपी बनना पड़ेगा। तो फिर बच्चों उसके बाद यानी जो 26th अमेंडमेंट के बाद जो रॉयल फैमिलीज थी वो पॉलिटिक्स में आनी शुरू हो गई। तो आज अगर आप देखो काफी ऐसी रॉयल फैमिलीज है बच्चों इंडिया की जो कि पॉलिटिक्स में एक्टिव बच्चों हैं काफी ज्यादा, है ना। तो ये है बच्चों हमारी पॉलिटी की PYQ सीरीज का 75th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम अपने 100 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे बच्चों।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर बच्चों हम एक और पॉलिटी का पार्ट लेके आएंगे। आप हमारी बच्चों सीरीज के साथ जुड़े रहिए। हम आपको बच्चों सीजीएल टियर 2 एग्जाम के लिए जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।